हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, रिजल्ट आने के बाद दो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेरीज जो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के मन में आ रही है, वो एक तो ये है कि उनके बच्चे के या स्टूडेंट के जो मार्क्स आ रहे हैं उस मार्क्स पे या उस रैंक पे, जो भी रैंक बनी है उस रैंक पे उन्हें कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर नहीं मिल सकते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में क्या क्या ऑप्शन है। प्राइवेट कॉलेजेस में जो सस्ते प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, या फिर दूसरे स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं तो कहाँ मिल सकते हैं, और उस इन दैट केस उनकी बजट क्या रह सकती है। ये सबसे ज़्यादा क्वेरी डाउट्स उनके मन में आ रही है, इस बात को लोग जानना चाहते हैं। और दूसरी क्वेरी जो आ रही है वो ये कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, एमसीसी की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और स्टेट्स की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो जहां तक पहली क्वेरी की बात है कि उनके रैंकिंग पर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो फिर जो सस्ते प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर सस्ते प्राइवेट कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं तो फिर उन्हें सस्ते में कौन सी स्टेट मिल सकती है। इस पर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो पब्लिश कर रखा है। आप लोग पुराने वीडियोस को जाके चेक करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगी कि किस रैंकिंग पे कहाँ क्या मिल सकती है, और इन दैट केस आपकी जो बजट है वो बजट कहाँ तक जा सकती है। मगर जो दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेरी है काउंसलिंग को लेकर के कि काउंसलिंग की डेट्स कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, इसे लेकर के लोगों के मन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। जहां तक अगर लास्ट ईयर की बात करें तो एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट, जो नीट यूजी 2019 की रिजल्ट आई थी, रिजल्ट के 22वें दिन मतलब 22 डेज के बाद एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। एमसीसी की काउंसलिंग और रिजल्ट के बीच के जो गैप था वो 22 डेज का था, मगर इस साल हम 22 डेज का गैप नहीं रख सकते क्योंकि डीजीएचएस एमसीसी की जो काउंसलिंग है वो इसे कंडक्ट कराएगी। अब कंडक्ट कराने के लिए इतना दिन का गैप नहीं रख सकती। रीजन क्या है कि सेशन ऑलरेडी लेट चल रही है, तो ये 22 डेज का जो गैप है वो इस साल नहीं रहने वाला है। इस साल मुझे लगता है कि एमसीसी की काउंसलिंग कहीं ना कहीं 24-25 तक आप देखोगे कि इंफॉर्मेशन ब्राउजर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो काउंसलिंग है वो 25-26 के बाद स्टार्ट हो जानी चाहिए क्योंकि सेशन ऑलरेडी लेट चल रही है। और हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि स्टेट्स की भी फॉर्म्स आनी स्टार्ट हो गई है। जैसे पौंडीचेरी की फॉर्म आई, इससे पहले आईपीयू की फॉर्म आई थी, उससे पहले 2 बार केरला की फॉर्म आ चुकी थी। मगर स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे हैं कि केरला की फॉर्म जब निकल चुकी है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो केरला की फॉर्म अब आएगी या नहीं आएगी। तो आप लोगों ने जिसने केरला के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और वो कराना चाहते हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि केरला की फॉर्म चांसेस है एक बार और निकलेगी। तो आप केरला की जो वेबसाइट है उस पर रेगुलर विजिट करते रहें, और केरला की फॉर्म निकलेगी तो आप भर सकते हैं, आपको एक मौका और मिल सकता है, चांसेस है निकलने के। मगर जिस तरीके से स्टेट्स की जो स्केड्यूल है वो आनी स्टार्ट हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट्स की काउंसलिंग एमसीसी की काउंसलिंग से पहले स्टार्ट हो जाएगी। एमसीसी की काउंसलिंग पहले होगी, उसके बाद ही सभी स्टेट्स की काउंसलिंग होगी। और जहां तक एमसीसी की काउंसलिंग की बात है तो मोस्ट प्रोबेबली 23-24 तक इंफॉर्मेशन ब्राउजर आने के चांसेस है। टेंटेटिव बता रहा हूं, ऑफिशियल नहीं है। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी एमसीसी की काउंसलिंग को लेकर के नहीं आई है, इसलिए मैं लमसम एक डेट बता रहा हूं कि 24-25 तारीख तक हो सकता है एमसीसी की इंफॉर्मेशन ब्राउजर आनी स्टार्ट हो जाए, और उसके बाद से एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग स्टार्ट हो। एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग जब ओवर होगी उसके बाद ही जो स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र हुई, कर्नाटका हुई, केरला हुई, यूपी हुई, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनकी राउंड 1 काउंसलिंग होगी और वो साथ में ही चलेगी। कुछ 1-2 दिन आगे चलेगी, कुछ 1-2 दिन पीछे चलेगी, मगर एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग खत्म होने के बाद ही। अब जब एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग खत्म होगी तो एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग के लिए अप्रोक्सीमेटली 15 डेज का समय लिया जाता है। 15 डेज कैसे, 6-7 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। एटलीस्ट 7 दिन का समय तो रखा ही जाएगा रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें और किसी की रजिस्ट्रेशन ना छूटे। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन होगी वो कम से कम उसके लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा। 1-2 दिन फिर आपको मॉक अलॉटमेंट के लिए दिया जाएगा, 2-3 दिन। फिर उसके बाद आप की जो चॉइस फिलिंग रहेगी, चॉइस फिलिंग के लिए पहले 2-3 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। फिर मॉक अलॉटमेंट का टाइम दिया जाएगा
2-3 दिन मॉक अलॉटमेंट के लिए रखा जाएगा, फिर फाइनल अलॉटमेंट के लिए 1-2 दिन रखा जाएगा, 2 दिन का समय फाइनल अलॉटमेंट के लिए रखा जाएगा, और उसके बाद फिर आपकी रिजल्ट पब्लिश कर दी जाएगी। 2-3 दिन में आपकी रिजल्ट आएगी, और 2-3 दिन के बाद फिर आपको रिपोर्टिंग के लिए कम से कम 6 से 7 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो ये जब आप पूरा समय देखेंगे तो कम से कम आपको 15 दिन का टाइम जरूर मिलेगा काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद। कम से कम जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आएगी और रजिस्ट्रेशन की डेट से लेकर के एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग की जो रिपोर्टिंग है, उस रिपोर्टिंग तक कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम जरूर लगेगा। और इसके बाद जब ये राउंड 1 काउंसलिंग खत्म होगी तो उसके बाद स्टेट्स की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। स्टेट्स की काउंसलिंग स्टार्ट होने से ये मतलब नहीं है कि उसकी इंफॉर्मेशन ब्राउचर तब आनी स्टार्ट होगी। इंफॉर्मेशन ब्राउचर उसकी अभी ही आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिस तरीके से पौंडीचेरी ने अपना इंफॉर्मेशन ब्राउचर रिलीज किया है। तो स्टेट्स की रजिस्ट्रेशन और इंफॉर्मेशन ब्राउचर अभी ही आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो हो सकता है एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग से पहले ही इंफॉर्मेशन ब्राउचर बहुत सारे स्टेट्स की आ जाए, मगर जब एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग खत्म होगी उसके बाद ही स्टेट्स की चॉइस फिलिंग और जो इनकी रिजल्ट और रिपोर्टिंग का टाइम है वो स्टार्ट होगा। चॉइस फिलिंग आपकी जो होगी स्टेट्स की, वो एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग के बाद ही होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 24 से 25 तारीख के बाद का जो टाइम है वो आपकी एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग स्टार्ट होगी। वहां से आपको 15 दिन का समय लग सकता है राउंड 1 काउंसलिंग के लिए, और 15 दिन के बाद आपकी स्टेट्स की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। अगर 24-25 डेट को भी अगर हम लेके चले तो 15 दिन मतलब नवंबर में 10 तारीख तक कहीं ना कहीं आपकी एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग ही चलेगी। और उसके बाद मतलब 10 के बाद आपकी जो स्टेट्स की काउंसलिंग है उसकी चॉइस फिलिंग वगैरह, चॉइस फिलिंग या फिर एमसीसी जो स्टेट्स की काउंसलिंग है या उसकी स्टेट्स की रिजल्ट या उसकी रिपोर्टिंग का जो टाइम है वो 10 नवंबर के बाद ही होगी। तो चांसेस है कि एमसीसी की काउंसलिंग 24-25 से लगभग स्टार्ट हो जानी चाहिए। इस बार डीजीएचएस एमसीसी को उतना टाइम नहीं देगी, उतना ज्यादा टाइम नहीं देगी कि आप काउंसलिंग को मतलब इतना ज्यादा काउंसलिंग और रिजल्ट के बीच में इतना दिन का गैप रख पाए, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो सेशन जो है वो ऑलरेडी लेट चल रही है। तो काउंसलिंग की डेट्स की अगर जैसा मैंने आपको बताया बात की 24-25 तक मोस्ट प्रोबेबली आपकी स्टेट्स की एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि नवंबर 1 या 2 तक मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की इंफॉर्मेशन ब्राउचर आनी स्टार्ट हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की, या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आप मान सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की इंफॉर्मेशन ब्राउचर और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि एमसीसी के साथ स्टेट कोटा के लिए जिस स्टेट में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जो वेबसाइट्स हैं उनकी वेबसाइट्स पे आप रेगुलर नजर रखें। ऐसा नहीं है कि एमसीसी ही है जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन ब्राउचर या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेगी। एमसीसी की रजिस्ट्रेशन से पहले हो सकता है स्टेट्स भी अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दे। तो इस बात का ध्यान रखें कि एमसीसी के साथ आपको जो डिफरेंट स्टेट्स की ये वेबसाइट है उस पे आपको रेगुलर रोजाना डेली विजिट करना है, और वहां पे कोई भी न्यू अपडेट आ रही है तो उस अपडेट को देखना है कि क्या वो न्यू अपडेट आ रही है, क्या कौन कौन से स्टेट की फॉर्म पब्लिश हुई है, किसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है। ये चीजें आपको आज से रेगुलर जो है देखनी चाहिए, जिससे कि आप अपडेटेड रहो कि कौन कौन से स्टेट्स की फॉर्म आ रही है और कौन कौन से स्टेट्स की फॉर्म आपको भरनी है। अब बात है कि अभी ये जो 2-4-5 दिन का टाइम आपको मिला है इसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है। एक तो आपको जैसा मैंने बताया कि हर एक वेबसाइट पे आपको, हर एक स्टेट की वेबसाइट पे जाकर के आपको विजिट करना और चेक करना है क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कौन कौन से स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रही है। ये आपका पहला काम होगा। दूसरा काम आपका ये रहेगा कि एक बार जब काउंसलिंग स्टार्ट हो गई ना तो फिर उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपना होमवर्क कर पाओ। जिस तरीके से आपने प्लानिंग एग्जाम को लेकर की थी उसी तरीके से आपको प्लानिंग करनी होगी काउंसलिंग को भी लेकर के, कि आपकी जो रैंक आ रही है, आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से स्टेट्स में अप्लाई करना चाहिए, इस बात की जानकारी होनी आपको जरूरी है। क्योंकि जब आपको इस बात की जानकारी होगी कि कौन कौन से स्टेट्स में आपको सीट्स मिलने के चांसेस हैं, तभी आप ये समझ पाओगे कि आपको कौन कौन से स्टेट में अप्लाई करना है। जब आप ये अप्लाई करने की बात पता चलेगी तब आपको उन स्टेट्स में कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो आपको देखनी होगी, और उन कॉलेजेस की
ऑर्डर क्या होनी चाहिए, वो भी चीजें आपको रेडी करके रखनी होगी। तो दूसरा काम आपका यही है कि सबसे पहले आप ये पता करो कि आपके रैंकिंग में आपको कौन कौन से स्टेट्स में सीट मिल सकती है, इन दैट केस क्या बजट जा सकती है। आपकी अफोर्डेबिलिटी भी एक बहुत बड़ी बात है। आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है उससे आप जो आपकी अफोर्डेबिलिटी है, जो मतलब जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, कितनी पर ईयर फीस आप अफोर्ड कर सकते हो, इसे आपको अब समझ के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप उसे स्ट्रेच कर सकते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम मानते हैं कि कोई स्टूडेंट है जो 10 लाख पर एनम तक ही फीस अफोर्ड कर सकता है, तो अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी 10 लाख की है तो उस 10 लाख के अंदर में ये आपकी रिक्वायरमेंट हुई कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि मेरी अफोर्डेबिलिटी 10 लाख की है, ये आपकी रिक्वायरमेंट हुई। इस रिक्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं, उन स्टेट्स को आपको देखना होगा। और क्या इस अफोर्डेबिलिटी को, ये जो आपने 10 लाख का एक बार बनाया हुआ है, एक जो रिक्वायरमेंट रखी है, क्या इसको 10 से 12 कर सकते हो? क्योंकि अगर आप कर सकते हो 10 से 12 तो आपके पास और भी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। सो अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते, और इस बार जिस तरीके से चीजें हुई है, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि 10 लाख के अंदर आपको मिल ही जाएगी। अगर आप सस्ती प्राइवेट कॉलेजेस वाले जो स्टेट्स हैं वो आपको मिल ही जाएगी अगर आप कहीं ना कहीं बॉर्डर पे हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो मान लेते हैं 445 450 मार्क्स जिसके आ रहे हैं और वो ये सोच कर रखे हैं कि 10 लाख वाली फीस में मेरे को मिल ही जानी चाहिए। तो 10 लाख वाली फीस कहाँ कहाँ की है? एक केरला की है, दूसरी कर्नाटका की है, महाराष्ट्र एमपी की है, त्रिपुरा की है और छत्तीसगढ़ की है। मगर इन 5 स्टेट्स के अलावा भी आपको एक ऑप्शन और रखना होगा जहां आपको डेफिनेटली सीट मिल जाए, एक छठा ऑप्शन आपको रखना होगा। तो ये 6 स्टेट्स जो हैं वो आपको रखने होंगे, क्योंकि इन 5 स्टेट्स में इस बार चांसेस है कि 545 550 में आपको सीट नहीं मिलेगी। अगर मिल जाती है, लकीली अगर मिल जाती है, तो यू विल बी अ लकी पर्सन, कोई इशू नहीं है, आपका काम उस अंडर 10 लाख की फीस में हो जाएगा। मगर अगर आप उस 10 लाख को थोड़ा स्ट्रेच करके 12 लाख तक कर सकते हो, तो वो चीजें आप अभी ही सोच लो कि क्या आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। और अगर नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी बर्डन डालने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप उसी बजट में जो आपकी जो स्टेट्स आ रहे हैं उनकी काउंसलिंग अटेंड करो, और अगर नहीं मिलती है तो फिर आप ड्रॉप लेने का भी ऑप्शन रख सकते हो कि ड्रॉप लेकर के आप नेक्स्ट ईयर भी तैयारी करवा सकते हो। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट को आप समझो। गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड के अकॉर्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। बॉय चाइल्ड है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, क्योंकि ये पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। बच्चे अभी छोटे हैं, अभी सिर्फ उन्होंने 12th का एग्जाम ही दिया है और नीट का एग्जाम दिया, अभी तो उन्होंने ग्रेजुएशन में कदम भी नहीं रखा है। तो बच्चों से ज्यादा ये मैसेज पेरेंट्स के लिए है कि वो इन बातों को सही से समझें। बच्चे डेफिनेटली मेहनत जो उनको करनी थी उन्होंने की, वो मार्क्स लेकर के आए। अब ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस रिक्वायरमेंट पे चल सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट उनकी होनी चाहिए और उस रिक्वायरमेंट के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। रीजनल इश्यूज को भी आपको दूर करना जरूरी है कि हम अपने बच्चों को दूर नहीं भेजेंगे या फिर बहुत एकदम पास में रखेंगे, जितना पास में रहेंगे उतना अच्छा है, ऐसा भी सोचने का जरूरत नहीं है। एक बार आप अलाउ करो बच्चों को बाहर जाने के लिए। अगर वो बाहर जाते हैं, उनको मिल रही है, अच्छी कॉलेज मिल रही है, अच्छी सीट मिल रही है, सस्ते में मिल रही है, तो अलाउ करो उनको आप बाहर जाने के लिए, क्योंकि वो बाहर जाएंगे तभी तो जाकर के वो स्टडी भी बनेंगे, स्ट्रांग भी बनेंगे। कब तक आप उन्हें अपने पास रखोगे और इस तरीके से वो स्ट्रांग बन नहीं पाएंगे। तो ये पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि अगर ये रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स आपके मन में है, उन रिक्वायरमेंट्स को आप देखो और उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप अभी से होमवर्क करना स्टार्ट करो। जहां तक काउंसलिंग की बात है, मुझे लगता है कि एमसीसी की काउंसलिंग 24-25 तारीख के आसपास स्टार्ट होनी चाहिए, और स्टेट्स की काउंसलिंग आप देखोगे कि नवंबर की फर्स्ट वीक से लगभग आपकी जो फुल फ्लेज में स्टेट्स की फॉर्म है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट करके आप हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर आपको पेड गाइडेंस की जरूरत पड़े, करियर मीडिया की हेल्प चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके भी हमसे सारी बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।